बजट 2026 आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार लगातार 9वां बजट पेश किया है। हालांकि उनसे अभी भी आगे एक और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो हैं मोरारजी देसाई। लेकिन कैच यहां पर बस ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9 बार बजट पेश किया है और मोरारजी देसाई ने अलग अलग कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया। खैर, लेकिन हम ये स्टैट्स बताने आपको नहीं आए हैं। इस बजट में जो भी चीज़ें डिलीवर की गई या जनता के लिए प्रपोज की गई हैं, उन पर एक्सपर्ट्स बातें कर ही रहे हैं। लेकिन एक जो बजट का नेक होता है, वो होता है चुनावी राज्यों के लिए भी, कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उस और भी ध्यान दिया जाता है कि बजट में ऐसा क्या दिया जाए कि उन राज्यों को कुछ ऐसा मिले जिससे वहां के वोटर्स बीजेपी या कहें जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ आकर्षित हो पाए। 2021 का बजट देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि जिन राज्यों में चुनाव थे उन राज्यों को कुछ बेहतर ही मिला था। लेकिन 2026 का ये जो बजट है, इस दौरान 26 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहला है तमिलनाडु, फिर बंगाल, उसके अलावा असम, केरल और पौंडुचेरी। इन 5 राज्यों को इस बार के बजट में क्या मिला, उसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए खड़े हैं। मेरे साथ है मेरे साथी गौरव, और उनसे हम जानेंगे कि 2021 में जब इन्हीं राज्यों में चुनाव थे, इन्हें क्या मिला, और अब 2026 में इन्हें क्या मिलने जा रहा है। जी गौरव। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बड़े अनाउंसमेंट्स हुए थे। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, और ये एक लगभग रवायत सी रही है कि जहाँ पे चुनाव होना है वहाँ पर थोड़ा अतिरिक्त स्नेह बरसाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सबको पता होता है, जैसे अगर हम अभी पिछले साल के बजट की बात करें तो बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा कि पटना में एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड बनाया गया, और मतलब बहुत हाईवे को लेकर अलग तरह के अनाउंसमेंट हुए। इसी तरह से जब 2021 में, यानी कि आज से 5 साल पहले, जब इन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी में चुनाव होने थे तो इन राज्यों को लेकर भी थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया था। 2021 का बजट जब लेके आई थी निर्मला सीतारमण तो उन्होंने वो लाल पाड़ वाली साड़ी भी पहन रखी थी, और उन्होंने अपने भाषण में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी, उनके कविताओं को भी, उनके कोट्स को भी उद्धृत किया, मेंशन किया था। तो अगर हम उस साल की 2021 के अनाउंसमेंट्स की बात करें तो सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए तमिलनाडु को 1.03 लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा करीब ये कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे। इसके अलावा मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थुचूर कॉरिडोर इसमें शामिल था। केरल को 65,000 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन मिला था, और इसमें भी कई सारे कॉरिडोर शामिल थे। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल के हिस्से में जो है 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन आया था। इसमें भी हाईवे प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे थे, और कोलकाता और सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसमें शामिल था। हाईवे प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि चुनाव के समय इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि वो दिखता भी है ना कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फिर रोजगार आएगा, फिर इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर या अगल बगल जो भी चीज़ें डेवलप करने की बात होती है। असम के हिस्से भी 34,000 करोड़ रुपए आए थे। मतलब मेरा वही कहना जो आप कह रहे हैं कि सड़कें वगैरह जब चौड़ी बनती हैं तो उससे काफी ज्यादा चीजों में परिवर्तन आता है। और चुनाव के पहले अनाउंसमेंट होना, मतलब उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंट बिल्कुल होता है। तो ये सब चीजें 2021 के चुनाव से पहले दी गई थी जब वो बजट आया होगा। हाँ, चाय बागान के जो श्रमिक होते हैं उनके लिए भी असम और यहाँ पर बंगाल दोनों जगहों पर 1,000 करोड़ रुपए के जो मजदूर होते हैं चाय बागान के, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए दिया गया था। और कोच्चि मेट्रो के लिए आवंटन हुआ था। मछली पकड़ने के लिए मिदनापुर में बंगाल में एक अनाउंसमेंट किया गया था। और यही अगर हम इसको देखें तो आगे लगातार आता है। जो 2023 में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने थे, उस समय आपको याद होगा टैक्स माफ कर दिया गया, मतलब उसमें वो हुआ था। 2024 में जब बिहार में मतलब चुनाव होना था तो बिहार से और आंध्र प्रदेश, मतलब इन लोगों के लिए अनाउंसमेंट्स किए गए थे। और अमरावती के विकास के लिए 15,000, जो तमिल वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती कैपिटल बनाना, तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी तरीके से बिहार में भी मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना हवाई अड्डा, 4 नए ग्रीन फील्ड जो है हवाई अड्डों, और बेहटा में एक ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे की घोषणा की गई थी। मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर ERM प्रोजेक्ट के लिए जो है करीब 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले, मतलब वहां पर भी इस तरह के अनाउंसमेंट हुए थे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो उन सालों में लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट्स हुई। हाँ, हमेशा और इन 4 राज्यों के लिए अगर मैं पौंडीचेरी को भी थोड़ा साइड रख दूं तो 4 राज्य जो मेन है, असम, तमिलनाडु, बंगाल, केरल, इन सब में लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने अपनी जेब ढीली की।
कि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहाँ की जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको सुधारा जा सके। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि भर भर के मतलब जो कहते हैं ना कि जहाँ पे चुनाव होना है वहाँ पे जो है अतिरिक्त स्नेह बरसाया गया। तो यानी कि ये ऐसा चुनावों हुआ को ही था। इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है उसके इन एंड अराउंड जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां के लिए क्या मिलता है ये सबसे पहले देखा जाता है। पिछली बार तो काफी आलोचना भी हुई थी जब बिहार को लेकर आया था, तो ये कहा गया कि भाई बिहार को आप सब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं, आप किसी भी तरीके से बिहार जीतना चाहते हैं तो आप सारे प्रोजेक्ट्स को बिहार ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी राज्यों को क्या मिलेगा। बिल्कुल, कई सारे नेताओं ने इस पर हालांकि खैर इसका फर्क भी पड़ता है, इसीलिए सरकारें उस ओर जाती हैं। लेकिन इस बार गौरव अगर हम 2026 के बजट की बात करें तो इस बार देखकर ऐसे लगता है कि जैसे सरकार ने या तो ये मान लिया है कि ये राज्य मैं जीत नहीं पाऊंगी, या ये मान लिया है कि इन राज्यों में तो मेरी सरकार बननी तय है तो मैं बहुत ज्यादा इनमें ना घुसूं तब भी चलेगा, या पैसा ही नहीं है, वजह आइडिया नहीं लग रहा, वजह जो भी हो सकती है, लेकिन उस तरीके से अनाउंसमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। जब हम 2026 का बजट देखते हैं तो फिर चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु, असम हो या केरल हो, तो इस तरीके की मतलब जो आपको सीट दे रहे हैं, चाहे जैसे असम है वहां से तो आप जो लगातार जीत रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई बहुत बड़ा मेजर इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। या केरल तमिलनाडु है जहां से आप कुछ नहीं पा रहे हैं, तो वहां के लिए भी आपने मतलब उस तरीके से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जिस तरीके से पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो अनाउंसमेंट्स किए गए थे। एक एक कर हम राज्य पकड़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में इन राज्यों को क्या मिला। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की अगर गौरव हम बात करें, थोड़ा सा अपन दर्शकों को एक वो भी दे देते हैं, एक बैकग्राउंडर, या कहें कि उनकी नॉलेज को थोड़ा दोबारा साफ कर देते हैं। 294 सीटों पर चुनाव हुए थे पिछले, उसमें से 213 सीटें टीएमसी ने जीती थी। भाजपा के खाते में आई थी 77 सीटें, जो अब कम होकर रह गई हैं 65। ठीक है ना, कुछ लोग छोड़ गए, कहीं उपचुनाव हुआ, जो भी सीन है। तो ओवरऑल यहाँ पे बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो पर्सनली उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और उसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि ममता बनर्जी का दुर्ग ढा दिया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के जो मतलब जनक कहे जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो उनकी भूमि है। और वो किसी भी कीमत पर मतलब जिस तरीके से आप भाजपा के नेता लगातार ये बोलते भी रहते हैं कि हमको बंगाल जीतना है, जो भारत का एक तरीके से उनका सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी रहा है शुरुआती सालों में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो गृह राज्य है उसको जीतने के लिए किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं हमने देखा है पिछले चुनाव में। लेकिन अगर हम इस बार बजट की बात करें तो बजट के मतलब इस बजट में खास तौर पर कोई मेजर अनाउंसमेंट, जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि बजट पे आपका क्या रिएक्शन, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। जिस तरीके से बंगाल एक चुनावी राज्य है और भाजपा यहाँ पर जीतने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन बंगाल को कुछ नहीं मिला है, ये उनका रिएक्शन था। हालांकि जो भी मिला है एक बार बता दीजिए दर्शकों को कि क्या क्या, चाहे छोटा ही है, क्या क्या चीजें बंगाल के हिस्से आई हैं। बंगाल के हिस्से सबसे पहले तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हम करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत, मतलब ईस्ट से लेके आपके जो है वेस्ट तक पूरा एकदम पूर्व से पश्चिम तक जाएगा। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें बनारस से सिलीगुड़ी का भी है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, तो बनारस से सिलीगुड़ी का, तो यानी कि जो 7 जगह बनेगा उसमें से एक सिलीगुड़ी तक जाएगा। रेल प्रोजेक्ट में से भी हम एक कह सकते हैं कि ये जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, जो उसमें से एक है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक जो है ईस्टर्न कोस्टल जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो दुर्गापुर में ये बनेगा, उसके लिए भी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा जो पूर्वोदय के राज्य मतलब पूर्व के राज्य है उनमें पर्यटन स्थलों के विकास मतलब टूरिज्म के लिए जो है, तो उसमें अनाउंसमेंट हुआ है। उसमें 4000 बसेस है, तो ये बंगाल में भी है, असम में भी है और जगहों पर है। और 4000 ई बसों की इसमें घोषणा की गई, हम लेकर आएंगे इन सभी राज्यों में, उसमें बंगाल भी एक। बिल्कुल। तो ये अगर हम ये बात करें, जो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात है, तो ये बंगाल में भी है, फिर ये तमिलनाडु में भी आता है, क्योंकि ये 7 शहरों के लिए बात हुई है। बिल्कुल। तो एक बनारस से सिलीगुड़ी है, एक मुंबई से पुणे है, एक चेन्नई से बेंगलुरु है, हैदराबाद से बेंगलुरु है, पुणे से हैदराबाद है, दिल्ली से वाराणसी है। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु में भी और बंगाल दोनों ही। हाँ, इसके अलावा बंगाल में अगर हम वाटरवेज की भी बात करें तो वाटरवेज को लेकर भी ये कहा गया है कि 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और इसमें बंगाल को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बंगाल में देखते हैं कि चारों तरफ से। यानी कि ये वो सारी घोषणाएं हैं जो लॉन्गर टर्म वाली हैं, जिसमें इमीडिएट कोई वोटर को फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है कि ये लंबी योजनाएं हैं, जब पूरी होंगी उसके बाद फिर एक वो टाइम आएगा। रेल कॉरिडोर और ये क्या कहते हैं कि जो फ्रेट कॉरिडोर है, दोनों में हम ये देखते हैं
ई बस वाली जो सुविधा है वो अगर बढ़ती है टूरिज्म के लिए फायदा होगा, लोकल लोगों को भी फायदा होगा। वही एक चीज है, वाटरवेज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, जो इंडस्ट्रियल होगा इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा देगा, कमर्शियल होगा। ठीक बात है। अब दूसरा राज्य है गौरव तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु की बात अगर हम करें तो यहाँ पे डीएमके की सरकार है, स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। 234 में से डीएमके को अकेले मिली थी 133 सीटें 2021 में, और अगर हम गठबंधन की बात करें तो 159 सीटें गठबंधन को आई थी। भाजपा के खाते में महज 4 सीटें। तो यहाँ पे तो साफ ये दिखाई देता है कि बीजेपी फिलहाल टक्कर में नहीं लगती है, लेकिन 2026 तक आते आते कुछ चीजें चेंज भी हुई तमिलनाडु में। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ और ऐसी घोषणाएं कर देती है अगर सरकार, तो तमिलनाडु में कहीं बीजेपी का भी कोई चांस होता है? आप मतलब किसी से भी पूछेंगे, मतलब जो भी राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं तो उनका यही मतलब कहना होगा कि तमिलनाडु में भाजपा के लिए उस तरीके से कुछ भी नहीं है जिस तरीके से बंगाल या आसाम में है। तो ये मतलब केरल में भी जिस तरीके से हमको भाजपा लड़ती हुई दिखाई देती है, तमिलनाडु में नहीं दिखाई देती। तमिलनाडु में अन्नामलाई को थोड़ा सा भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश, आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन रिजल्ट जो आया वो अनुकूल नहीं था। तो मतलब अभी 2021 से बहुत कुछ बदल गया हो 2026 तक आते आते, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि 2021 में बहुत सारी कोशिशें की गई योजनाओं के जरिए, अगर हाँ हम बात करें तो हैदराबाद से चेन्नई, ये जो क्या कहते हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है, तो उसमें चेन्नई के भी खाते में आई है रेल। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जो बॉर्डर इलाका है उसमें जो है बर्ड वाचिंग ट्रेल्स के लिए जो है पुलिकट झील के आसपास जो है इसको डेवलप करने का अनाउंसमेंट हुआ है। और इसके अलावा जो टेम्पल सिटीज हैं तो उनके लिए अनाउंसमेंट हुए हैं। और ये टेम्पल सिटीज जो है मतलब ये केवल तमिलनाडु या बंगाल के लिए नहीं, ये मतलब ओवरऑल टेम्पल सिटीज जो हैं उनमें ईच के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है प्रति वर्ष की बात। हाँ नहीं पर सिटीज, मतलब जो CR है उसके हिसाब से जो है, जो टियर 2 टियर 3 के सिटीज हैं, जो टेम्पल टाउन, मतलब जो रिलीजियस हम कह सकते हैं कि शहर है, जैसे हम सबरीमाला हो गया आपका, तिरुपति हो गया, या तिरुवनंतपुरम हो गया, या फिर कोट्टियार है, क्या कहते हैं केरल में त्रिशूर है, और फिर उसके बाद तमिलनाडु में कुंभकोणम है, माफ करिए, मदुरै है, कांचीपुरम है, इसके अलावा तंजावुर है, बंगाल में विष्णुपुर है। मतलब ये जो रिलीजियस सिटी हैं तो इनके डेवलपमेंट में पैसा जाए। हाँ, तो ये वो सबके लिए है, पूरे देश में लागू होगा। तो उसमें इन मतलब जो तमिलनाडु है या बंगाल है या केरल है, उनके भी, इन राज्यों को भी मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट दिख सकती है वोटर को आने वाले टाइम में, लेकिन उसमें भी एक वक्त जाएगा। हाँ बिल्कुल, समय तो उसमें लगेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म पे नॉर्थ के अगर हम शहरों को देखें, बनारस हो चाहे वो काशी या अयोध्या, या पिछले साल प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ के नाम पे डेवलप एयरपोर्ट बना, मतलब आप हाईवे देखेंगे, कॉरिडोर्स बने किस तरीके से, तो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होते हैं, तो उससे उसी को बढ़ावा देने के लिए ये सारे अनाउंसमेंट। हालांकि रिलीजन पे अगर काम करते हैं ये लोग तो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है हमारे समाज में। जैसे राम मंदिर बना, वहाँ पे अयोध्या की डेवलपमेंट हुई, हालांकि अयोध्या में भाजपा उस वक्त चुनाव हार गई, लेकिन ओवरऑल उस मॉडल को उन्होंने पूरे प्रदेश में घुमाने की कोशिश की, देश में लेकर गए कि हम लोगों ने इसको डेवलप किया। तो क्या तुम्हें लगता है गौरव कि जब ये सिटीज़ तैयार होकर बनकर रेडी होंगी, या इनमें जो पैसा ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं वो लग जाएगा, उसके बाद जो एक हिंदू वोटर है या कहीं एक रिलीजियस वोटर है वो बीजेपी की तरफ मूव कर सकता है? ये केवल मतलब वहाँ के लिए नहीं है। आप देखिए ना कि बनारस या अयोध्या जो आते हैं, तो ये बनारस अयोध्या हार गए, ये मतलब हो सकता है कि वहाँ के लोगों में नाराजगी हो, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो कितना खुश होके जा रहे हैं, या वो मतलब उन सुविधाओं को देख के जा रहे हैं, तो उनके मन में क्या छवि बन रही है सरकार के प्रति। मतलब पंजाब, हिमाचल, जो भी बाहर से आया, हाँ, जहाँ तो से लोग वो यही कहते हुए जाता है कि ये योगी ने काम कराया या मोदी ने काम कराया, ये सारी चीजें। तो ये मतलब स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही इससे, जो बाहर से आ रहे लोग, जो टूरिज्म को अगर हम बात करें, यानी कि अयोध्या वाला मॉडल अब बाकी और राज्यों में भी ये लोग लेकर जाना चाहते हैं, जिससे इतनी डेवलपमेंट हो कि लोग बात करें कि हाँ, मतलब अयोध्या से पहले भी ये टेम्पल टाउन सिटी को डेवलप करने का जो ये है, तो वो रहा है। हाँ, मतलब अयोध्या के बाद ये और तेज हुआ है, बिल्कुल सही बात, इस तरीके से कह सकते। ठीक, और क्या क्या है? और इसके अलावा नारियल पे जोर दिया गया है, नारियल संवर्धन योजना, कोकोनट प्रमोशन स्कीम की भी घोषणा की गई है। और इसका मतलब केरल और तमिलनाडु मतलब उन
टॉप के स्टेट्स में से हैं जो ये कोकोनट को बिल्कुल। प्रोडक्शन करते हैं। और केरल को तो नारियल की भूमि भी कहा जाता है, तो ये इन दोनों राज्यों को इससे सीधा फायदा होगा। इसके अलावा काजू और कोको के लिए भी मतलब एक डेडिकेटेड प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुआ है। और मतलब इन तीनों ही मतलब काजू, कोको और ये नारियल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2030 तक इनको ग्लोबल ब्रांड बनाना है ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इस दिशा में काम 1 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हाँ, जो भी इस व्यवसाय से मतलब उसमें किसान भी आएंगे और फिर बाकी उसको मतलब उसमें खेती करने मजदूर भी होंगे, फिर उसको स्टोरेज करने वाले या उसको प्रोसेस करने वाले, क्योंकि हम काजू देखते हैं कि वो लंबा प्रोसेस होता है, नारियल के साथ भी ये होता है। तो उसे जो भी जुड़े लोग हैं किसानों के साथ साथ बाकी लोगों को भी इससे फायदा होगा जी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जो सबसे मतलब बड़ा अनाउंसमेंट है वो है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का। ये केवल केरल या तमिलनाडु में नहीं, इसमें 4 राज्य हैं, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसमें मतलब 2 और तमिलनाडु तो चुनावी राज्य हैं हमारे। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का भी जो है आउटलेट जो करीब 22,999 करोड़ रुपए का है, उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो लेकिन गौरव, ये तो चलो ये योजनाएं हैं तमिलनाडु को लेकर जो भी सामने आ रही हैं, लेकिन स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनका भी एक ट्वीट आया था सुबह। उन्होंने अपने तरीके से डिमांड रखी थी कि बजट से उनको क्या चाहिए तमिलनाडु के लिए। बिल्कुल, चुनाव है वहाँ पे तो असम में, तमिलनाडु में भी। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के नेता भी हैं स्टालिन, तो उनका ये कहना था कि हम हमारे जो कुछ मतलब प्रमुख मांग जो है, उनने ये भी लिखा भी था, आज सुबह ही उनका ट्वीट आया कि मांगे तो बहुत सारी हैं, चीजें तो हमको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो ये 4-5 चीजें हैं ये हमको बहुत मतलब जो मतलब हमको चाहिए ही। तो उनने ये कहा था कि 3,548 करोड़ रुपए उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एजुकेशन फंड की मांग की थी उन्होंने। इसके अलावा कोयम्बटूर और मदुरै में मेट्रो रेल की मांग की थी। इसके अलावा 3,112 करोड़ रुपए का उन्होंने जल जीवन स्कीम के तहत मांगा था। बिल्कुल। न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स की डिमांड की थी उनने, हालांकि एक चेन्नई से वाराणसी हैदराबाद वाला मिला है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, लेकिन और उनकी मांग थी। इसके अलावा 50% टैक्स शेयरिंग की मांग उन्होंने की थी, जो सेंट्रल रेवेन्यू जाती है कोयम्बटूर और मदुरै के लिए भी उन्होंने मेट्रो रेल मांगा था उन्होंने कोयम्बटूर और मदुरै के लिए। लेकिन इस बजट में सिर्फ एक ही चीज उन्हें मिली है फिलहाल, वो है एक कॉरिडोर जो जो रेलवे प्रोजेक्ट में है। अब हालांकि उनके वो जिस तरह के रेलवे प्रोजेक्ट्स की डिमांड कर रहे थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्या वही मतलब उसमें ये था नहीं था, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बाकी चीजों के मामले में चूंकि अब विपक्षी मतलब एक तरीके से हम कहें अगर सेंट्रल के लिहाज से देखें तो विपक्षी पार्टी है, तो फिर वो अपना उस तरीके से बिल्कुल। बाकी तमिलनाडु में टर्टल ट्रेल्स को लेकर भी इन लोगों ने डेवलप करने की अपनी बजट में प्रावधान किया है। हाँ, केरल में भी मतलब केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं जहाँ पर कछुए आते हैं और वो घोंसला बनाते हैं अपना, तो उनके लिए जो है टर्टल ट्रेल्स बनाने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के किनारे मतलब जो बर्ड वाचिंग ट्रेल्स भी बनाएंगे ये लोग और टर्टल ट्रेल्स बनाएंगे, तो वहाँ वो उसके लिए किया गया। इसके अलावा ट्रैकिंग और हाइकिंग को भी बढ़ावा देने के लिए जो है वर्ल्ड क्लास मतलब ये कहा गया कि हमारे पास अवसर मौजूद हैं और ये किया जा सकता है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसके लिए भी। तो यानी कि अगर देखें 4 राज्यों में सबसे ज्यादा माल तमिलनाडु को ही मिला है अभी तक, जितना भी मिला है। अगर देखा जाए बंगाल के लिए भी उतनी घोषणा नहीं है जितनी तमिलनाडु के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल में अगर हम बात करें तो CPIM की सरकार है, पिनाराई विजयन उसके मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा बात करें तो LDF गठबंधन है वहां पर इनका, जिसको 140 सीटें मिली, 140 में से 99 सीटें मिली थी उस दौरान, ठीक है। इसमें केरल कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, CPIM है, CPI है। तो यानी कि ये बहुत बड़ी जीत थी केरल में भी, और भाजपा उस चुनाव में भी कहीं आसपास दिखाई नहीं देती है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो केरल में इस 2021 के ये जो बजट था उसमें क्या था, और 2026 के बजट में अभी क्या मिल रहा है गौरव? हाँ, 2021 का जो बजट था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। 2026 वाले बजट में भी अधिकतर बात हम कर ही चुके हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हुई हैं केरल के लिए या तमिलनाडु के लिए, वो लगभग यूनिफाइड ही मतलब एक ही तरह की चीज़ें हैं। जैसे जो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनना है तो उसमें भी तमिलनाडु, केरल का भी नाम आता है उसमें। इसके अलावा काजू, कोको और नारियल के लिए भी जो स्कीम अनाउंसमेंट हुई है उसमें भी केरल का नाम है। और इसके अलावा जो कछुओं के लिए जो टर्टल ट्रेल्स बनाने की अनाउंसमेंट की गई है उसमें भी केरल का नाम है। तो
इस तरीके से हम कोई देखते हैं कि कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ केरल के लिए किया गया हो, उस बिल्कुल तरीके का हमको सही कुछ बात नहीं है। दिखता है। हालांकि जो फ्रेट टेम्पल कॉरिडोर टाउन्स है, जो हैं उसमें भी हाँ, केरल के केरल का नाम आएंगे, क्योंकि रहेगा वहाँ ही। पर कई सारे डेडिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल्स की जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है उसमें भी केरल का नाम है बाय द वे। हाँ उसमें भी तो मतलब है, अगर हम बात करें तो क्योंकि अगर ये हम देख रहे हैं ना लगातार जो एआई का मतलब चिप और एआई पे अभी ज्यादा जोर है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका काम ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें हमको बाहर से मंगानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो उस दिशा में अगर हमारे पास वो खनिज संपदा मौजूद है तो हम अपने संसाधनों का उपयोग करके वो चाहे जहाँ भी मतलब चाहे वो केरल है, तमिलनाडु है, या मतलब जिन जगहों पर है, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, जो अनाउंसमेंट 4 राज्यों के लिए की गई है। रेयर अर्थ तो मिनरल्स वैसे भी हम लोगों को ज़रूरत है ही, जो तुम बात कर ही रहे हो, लेकिन इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है इन चीज़ों पे। इंडिया क्या, दुनिया के मोस्ट ऑफ द नेशंस, लेकिन इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बनने की बात हो रही है, थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर ये भी है कि हम चाइना और अमेरिका के पीछे कहीं खड़े नज़र आएंगे थोड़े कुछ वक्त में, जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन जब डिपेंडेंसी की बात आ जाती है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं सरकारों को, उन्हीं में से रेयर अर्थ मिनरल्स भी। और रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कोई वक्त था 80s और 90s का दौर, जब चाइना और इंडिया कोई बहुत आगे पीछे ही थे इसमें। चाइना को बहुत आगे नहीं निकला था इंडिया से, लेकिन पिछले 30-40 सालों में चाइना ने जिस तरीके से उस रेयर अर्थ मिनरल्स के पोटेंशियल को समझा, उसके बाद आज हालत ये है कि चाइना लगभग 2/3 कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल, पूरी मतलब दुनिया ज्यादातर का। देश उन पर निर्भर हैं, निर्भर हैं, तो और हमको इसी वजह से उसके पास एक, वो कहते हैं ना कि एक लिवरेज भी है कि लोगों के बड़े नेशंस के साथ डील करने के लिए, जो इंडिया के पास फिलहाल नहीं है। हालांकि इंडिया में खनिजों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। बस ये है कि अब ये स्कीम्स जो भारत लेकर आया है या मोदी सरकार लेकर आई है, हो सकता है आने वाले 2, 4, 5, 6 साल में इसके जो इम्पैक्ट्स है वो भी देखने को मिले। हालांकि ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जिसको सरकार अचीव करने की शुरुआत कर रही है। बिल्कुल, मतलब देर से ही हम काम शुरू करें, लेकिन काम शुरू हो और इस दिशा में हम लोग आत्मनिर्भर बने तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ही फायदा होगा। अब आते हैं अगले राज्य पर, जहां पर भाजपा के सबसे चहेते मुख्यमंत्रियों में से एक है हिमंता बिस्वा शर्मा। असम की बात करते हैं। गौरव बताइए। असम में भी मतलब वही है कि जो टेम्पल सिटीज को डेवलप करने के लिए जो अनाउंसमेंट हुए हैं, बाकी पहले हम लोग कुछ बात कर चुके हैं। बौद्ध स्थलों के विकास के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया है। इसके तहत पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बौद्ध सर्किट के मतलब विकास में अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। और मंदिरों, यहाँ पर मंदिरों और मठों के जो है संरक्षण के साथ साथ वहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म का सेक्टर, मतलब जिस तरीके से भी हम बात कर रहे थे, तो उसको कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर ज़रूरत है तीर्थ यात्रियों या यात्रियों के लिए, उनको सुविधाओं को बढ़ावा देने का। इसके अलावा ट्रैकिंग और हाइकिंग को जो बात की हमने, उसके लिए भी असम में, और जो ई बस शुरू करने की बात है, जो जिसके लिए हमने बंगाल में बात की, तो वो भी असम को में, यानी वो जो 4000 बसें ई बस आने वाली हाँ, अलग अलग राज्यों में बटेंगी, उनमें से असम भी एक रहेगा। लेकिन मेन बात है असम की, अगर हम बात करें गौरव, तो असम में बाढ़ एक बड़ी समस्या रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक है अभी भी, बहुत सी जगहों पे जहाँ पहुँचने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में तो कम से कम इस तरह का कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं देखने को। जैसे बाढ़ की बात आप कर रहे हैं, तो पिछले साल बाढ़ से बचाव के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि अगर या मतलब असम को नहीं, मतलब या किसी भी राज्य को इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो गौरव, आप इन सब अनाउंसमेंट्स को देखने के बाद क्या सोचते हैं कि इन राज्यों के लिए जो बजट आया है उसको आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि क्या केवल उन्हीं राज्यों में अनाउंसमेंट्स होने चाहिए जहां पर चुनाव हैं। तो ये अगर आप नैतिक रूप से देखेंगे तो ये गलत है। आप 29 परिवार, मतलब 29 राज्यों को और 6-7 केंद्र शासित प्रदेशों का जो आपका एक पूरा परिवार है, आप उसको साथ लेके चल रहे हो, तो अनाउंसमेंट सबके लिए होने चाहिए। तो इन राज्यों में भी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो वो ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो अधिकतर पूरे देश के लागू होंगे या उससे पूरा देश लाभान्वित होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम चुनावी दृष्टि से देखें तो ये जो चुनावी राज्य अपेक्षा कर रहे थे उनको निराश करेगा, क्योंकि बाकियों को चुनाव के समय मिला, आपको नहीं मिला। लेकिन बाकी वैसे देखेंगे तो एक सामान्य बजट
मतलब हम कह यानी कि सकते हैं जिसमें सभी राज्यों का, यानी कि परिवार, जितने भी परिवार है, परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखा गया, आप ये कह रहे हैं हर कि इस सदस्य का बजट ख्याल में रखा गया। ज्यादातर। ये भी ये बहुत भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, हाँ। इसके लिए हमको सभी राज्यों को क्या मिला, कितना मिला भाई, तो वो उस देखना हिसाब से पड़ेगा। हाँ मतलब सही करना बात है। पड़ेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी चर्चा, जिसमें हमने आपको बताया कि जो चुनावी राज्य हैं उसमें इस बार के बजट में क्या था। आपके अगर कुछ सवाल हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। गौरव ने तो आंसर नहीं दिया, आप ज़रूर दे सकते हैं कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे इस बजट को, चुनावी राज्यों को एलोकेशन के हिसाब से। और आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी, इसमें और क्या दिया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट के जरिए भी हमसे जुड़िए। बाकी बजट को लेकर और भी चर्चाएं चलती रहेंगी, उनका दौर जारी रहेगा। उनके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।